स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड DBGD 2023 बैच के लिए। आपको पता है आपका एग्ज़ाम का डेट वगैरह सब कुछ आ चुका है, सिटी वगैरह आ चुका है। तो जनरल साइंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला है टॉप 500 क्वेश्चन कराने का और 10 नंबर पक्के करने का भी वादा किया है आपसे। तो सिर्फ इतना याद कर लो, 100% 10 नंबर आपके आने वाले हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। क्लास नंबर 5वां होने वाला है। 4 क्लास आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, या ऐसे भी जाके आप सर्च आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन आए, क्लासेस अपडेट आए, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। एंड कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कॉमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पर एक बार याद कर लीजिएगा। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप क्लासेस का, जो मैं बता दूं आपको, ये व्यायाम एग्जाम मतलब कि स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपका अपडेटेड एंड प्रीवियस ईयर कंटेंट जो कि पेड बैच का है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है यूट्यूब पे। सो इसका बेनिफिट लीजिए आप लोग, एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, कल मैंने 115 तक डिस्कस कर लिया था, आज 116 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक आपका सपोर्ट रहेगा। तो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ फिर एक ही मैराथन लगाया जाएगा, जो कि आप लोग डेट ज़रूर बता दीजिएगा। अब मैं इसके बाद एक ही क्लास होगा मैराथन आपका 116। और लाइक शेयर कर दीजिए, क्लास अच्छा लगे तो भी, और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक का बटन भी है, वो भी कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। चलिए, भस्म है तो भस्म क्या है? ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल देता है। क्या? लवण और जल देता है। किस चीज़ से? ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करता है और लवण और जल देता है। चलिए, कुछ अम्लों के कुछ भस्मों के उपयोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के भी हिसाब से अगर देखा जाए। तो चलिए, सबसे पहले अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तो आपको सूत्र ये जो दे रखा है वो आपको याद कर लेना है, Ca और ये ब्रैकेट OH, उसके बाद फिर से और 2 और एक कम क्लोज। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका क्या क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो आपका घरों में चूना जो पोता जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें गारा एवं प्लास्टर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर फोर्थ बात करें तो चमड़ा के ऊपर का जो बाल होता है उसको साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बात करें जल को मृदु बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है जो हमारा अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी किस चीज़ का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बाकी अभी तक जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेस्ट बाय कीजिए। और मैं तो कहूँगा फटाफट टेस्ट लगाइए, राइट। और कोड आपको यूज़ करिएगा तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 1 साल तक की वैलिडिटी मिल जाएगी। परम50 कोड यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक है। एयरफोर्स, चाहे आपका डिफेंस एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, SS की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, मतलब कि फ्री में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, और वो आपको 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। चलिए बाकी चलते हैं। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा का अन्य नाम पूछ ले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH, आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके उपयोग जो हैं वो देख लीजिए। साबुन बनाने में हम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही बात है, तो साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो है पेट्रोलियम को साफ़ करने में भी हम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो है दवा बनाने में। फोर्थ है कपड़ा और कागज़ बनाने में। एंड फिफ्थ जो है हमारा कारखानों को साफ़ करने में भी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको नोट करते चलना है जैसे जैसे लिखा गया है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लेके चलते हैं इधर। और इधर में दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो सूत्र आपको नोट कर लेना है Mg, राइट, MgOH, और ये 2 आपको नोट कर लेना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, और इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में। तो ये लिख लीजिएगा, पेट की अम्लता को दूर करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपको कोई भी एक नाम दिखाई देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दिखाई दे या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे, और ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और लेके चलेंगे अब आपके क्वेश्चन पे फिर से। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग, भस्म के उपयोग आपने देखे, कुछ लवण के उपयोग देखिए। जैसे साधारण नमक,
साधारण नमक का अन्य नाम पूछ ले तो सोडियम क्लोराइड होता है, और सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये M नहीं है, NaCl है, ये आपको नोट कर लेना है। और साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो एक तो होता है आपका खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साधारण नमक का या फिर सोडियम क्लोराइड का, और सेकंड जो है आपका अचार के परिरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लेना है, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड को खाने के रूप में, अचार के परिरक्षण में। ओके, चलिए आगे बात करेंगे 119 मतलब 119 पे। 119 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अन्य क्या, खाने का सोडा का अन्य नाम पूछ लेगा आपसे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा NaHCO3, ये आपको नोट कर लेना है। इसका भी इस्तेमाल भी आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड करके पेट की अम्लता दूर करने में, इस खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इस्तेमाल पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, और एक है अग्निशामक यंत्रों में उपयोग इसका किया जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, ओके, और शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और इसी 500 क्वेश्चन में से आपके आने हैं, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जहाँ लिखना हो लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आइएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका जो सूत्र होता है Na2CO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो सूत्र जो मैंने जिसका लिख रखा है ना, वो उसी तरह आप भी लिख लीजिएगा भाई साहब, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो धोवन सोडा बात करें या फिर सोडियम कार्बोनेट बात करें, और वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खाने का जो सोडा था वो सोडियम बाइकार्बोनेट था, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये खाने का सोडा था। लेकिन अगर बात करेगा किस चीज़ का, धोवन सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और धोवन सोडा है तो कपड़ा धोने में इस्तेमाल करेंगे, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे 121 में दे रखा है कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल NaOH, जो कि मैंने पहले ही बताया, उसका इस्तेमाल आपको अपमार्जक का चूर्ण बनाने में आप एक और नोट कर सकते हैं। कास्टिक सोडा जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था साबुन बनाने में, तो यहाँ पर अपमार्जक का चूर्ण बनाने में भी आप नोट कर लीजिएगा यहीं पर। ओके, ये आपका इसी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हम आ चुके हैं अब नीचे क्वेश्चन नंबर 122 पे। 122 पे पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है KNO3। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बारूद बनाने में। किस चीज़ का, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको टिक करना होगा पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर आपसे पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र पूछ ले तो आपको ये बताना KNO3। ओके, चल 123 पे आ गए हैं। 123 में दे रखा है मुंह के pH का मान 5.5 कम होने पर दांतों का क्या होता है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब टूटना वगैरह प्रारंभ हो जाता है। तो जब ये मुंह के जो pH मान होता है 5.5 से कम होगा, तभी ये क्षय प्रारंभ होगा दांतों का। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम सल्फेट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना कहे उतना कम, मतलब जितना कहे उतना है, और आपको इंपॉर्टेंस इसको देना है। दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम सल्फेट का। एक चीज़ ये स्टार मार के आप नोट कर सकते हैं, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यही है, इनेमल जो दांतों वाला है, कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। यह जल में नहीं घुलता है, एक तो जल में नहीं घुलता है। इसका pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, चलिए चलेंगे 125 पे। एंड 125 में दे रखा है जब हम नहीं, मतलब जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस आधार पर कार्य करता है। जो वो रखे होते हैं ना, उसमें फूंक मार के चेक वगैरह कराते हैं, तो किस मतलब कि किस आधार पर कार्य करता है श्वास विश्लेषक, तो वो होता है अम्ल क्षार अभिक्रिया पे ही काम आपका करता है, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, उसको पता नहीं होगा इसका आंसर, राइट। ओके, तो चलिए, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ये किस चीज़ पे कार्य करता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया पे करता है। ओके, चलिए 126 पे आएंगे। 126 में दे रहा कार्बन है। कार्बन क्या है, यह एक अधातु है, राइट। कार्बन क्या है, यह एक धातु है। इसके दो अपरूप होते हैं, आपको पता होना चाहिए, हीरा और ग्रेफाइट, राइट। चलिए, तो पहले इसको बता दें हम। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और ये आवर्तन के वर्ग 4a का तत्व है, आपको ये नोट कर लेना है। अगर बात करें तो कार्बन, जैसे कि मैंने बताया, कार्बन के दो
क्या है, मुख्य अपरूप है, मुख्य अपरूप है। एक तो हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट। नोट कर लेना है आपको, हीरा और ग्रेफाइट। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के फुल चांसेस कार्बन से और ग्रेफाइट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो हीरा वाला ये नोट करिए और ग्रेफाइट वाला ये जो मैं बताऊँगा वो नोट करते चलिएगा। 128 पे हम आ चुके हैं। हीरा के प्रमुख गुण, हीरा के प्रमुख गुण जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, ताप का और विद्युत का दोनों का ही कुचालक होता है, ये आपको नोट कर लेना है। सेकंड अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, राइट। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है जो आपका है हीरा है। इसका अपर्तनांक की बात करें तो 2.417 होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, इसका अपर्तनांक आपसे पूछ सकता है, हीरे का अपर्तनांक तो 2.417 आपको बताना है। अगर बात करें इसमें आपका, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत चमकता है। जो आपको देखिएगा हीरा वगैरह जो रहेगा बहुत ज़्यादा चमकता है, वो किस चीज़ के कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही बहुत चमकता है। अगर बात करें 5वां नंबर इसका पॉइंट अगर बात करें तो शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, मतलब बिना रंग का होता है। और ये क्यों चमकता है, तो चमकता है इसलिए वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ये हमेशा पारदर्शक होता है और रंगीन होता है। शुद्ध हीरा इसी से पहचान में आएगा आपको। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार के लिख लीजिए। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, बोट कहते हैं। काले हीरे जो होंगे ना उसे क्या कहेंगे हम, बोट कहते हैं, बोट कहते हैं। शीशा काटने में किया जाता है और इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, शीशा वगैरह देखिएगा जो लोग काटते हैं वगैरह हैं, जो वो दुकान वगैरह पे बनाते वगैरह रहते हैं शीशा वगैरह काट के, तो वो शीशा जो काटते हैं उसको उसका जो नाम है वो काला हीरा, और काला हीरा वही जो इसे बोल्ट कहते हैं। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, तो नोट कर लीजिएगा। आंसर जैसा भी लग रहा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको जरूर बताइएगा। आंसर को शेयर कर दीजिए भाई साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। किसी को एक कंप्लीट PDF चाहिए 500 का तो आप 7563830146 पे मैसेज करेगा। और मैसेज करके एक चीज़ और बता दो, ये आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा टॉप 500 क्वेश्चन, तो आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। किसी को लेना है तो ले सकता, अदरवाइज आप इसे यहीं पे देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, हीरा का हमने देख लिया, ग्रेफाइट के देखिए, यह विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का गुण जो है ये अपेक्षित घनत्व तो इसका जो होता है 2.2 होता है। अगर पूछ ले आपके ग्रेफाइट का जो आपका क्या होता है घनत्व तो पूछ ले, अपेक्षित घनत्व तो पूछ ले, तो आपको क्या बताना है 2.2। ओके, इसे काला शीशा भी कहते हैं। एक तो वो था काला हीरा किस लिए, शीशा काटने में, और इसे काला शीशा भी कहते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का जो हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ, एक तो आप लोग जानते हैं पेंसिल वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो सभी को पता है, बाकी जो नहीं पता है वो देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट का उपयोग जो दे रखा है, तो एक तो पेंसिल बनाने में आपको पता है ग्रेफाइट रहता है, वो पेंसिल जो रहता है अंदर वो ग्रेफाइट रहता है काला वाला। उसके बाद परमाणु भट्टी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, आपका परमाणु भट्टी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का भाई साहब, तो होता है आपका ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन आर्क बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपको नोट कर लेना। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत का सुचालक होता है। आप देखिएगा एक ग्रेफाइट का या पेंसिल ले लीजिएगा, दोनों तरफ से छील दीजिएगा, उसमें तार लगा दीजिए, उससे आप जला के बल्ब वगैरह जला सकते हैं, एक बार चेक करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा आएंगे नीचे और नीचे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। स्टार मार के एक नोट लिख लीजिए, हीरा में कार्बन, ये आपको नोट कर लेना है। हीरा में कार्बन जो होता है sp3 एंड ग्रेफाइट में कार्बन जो होता है sp2 पर संकृत होता रहता है। ये आपको स्टार मार के ऐसे ही जैसे मैंने लिख रखा है आपको लिख लेना है। ओके, अगर बात करें 130 पे 130 नंबर पे चलेंगे तो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, और हाइड्रोकार्बन जो दे रखा है ये कार्बन है हाइड्रोजन का यौगिक से बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन का यौगिक का है, ये हाइड्रोकार्बन है। और ये 3 प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन। और ये जो 3 प्रकार का होता है ना, VIP क्वेश्चन, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, लिख लीजिए। हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ओके, कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा यहाँ से। चलिए तो आप नोट करिए। चलिए तो ये 3 प्रकार का होता है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनने वाले। इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। जैसे जैसे लिख रखा है सेम उसी तरह नोट कीजिएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इधर उधर छेड़छाड़ ना करिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक संयोजी आबंध द्वारा संतुष्ट होती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या हमसे डेफिनेशन पूछेगा? नहीं भाई साहब, डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ये इसके समझने के लिए मैंने बता रखा है, ये आपसे ज़रूर ध्यान में रहेगा कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए जो बननेगा वो क्या बना। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका एल्केन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो ये आपको याद करना है CnH2n+2। ओके, और यहाँ पे जो n है वो किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे? तो यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, तो कोई भी आपका ऑप्शन एक रहेगा और आपको टिक करना होगा। बाकी इसका सूत्र भी आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है, तो ये आप नोट कर लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका मैंने एक सूत्र भी बताया था, मतलब ट्रिक भी बताया था, EPB। इसको याद कैसे करें? तो ई से इथेन हो जाएगा, और इथेन का होता है क्या चीज़? तो C2H6, प्रोपेन का C3H8, राइट, और ब्यूटेन का C4H10। ये इस तरीके से आपको याद करना है। और मीथेन होता है CH4, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, बता रखा है ऑलरेडी भी। और बाकी ये चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। द्विबंध या त्रिबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, द्विबंध या त्रिबंध। देखिए द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। द्विबंध वाले को क्या कहते हैं? तो एल्कीन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका पहला सदस्य जो होता है एथीन होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एथीन। ओके, और इसका जो आपका सामान्य सूत्र है एथीन का, तो C2H4, राइट, ये आपको नोट कर लेना है, एथीन का सामान्य सूत्र। अगर बात करें त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एक तो था जो एल्केन था, अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ये एल्केन कहते हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या था? तो एल्केन का था CnH2n+2 था, और यहाँ पे CnH2n-2 है, ये किसी एल्काइन है त्रिबंध वाले का, राइट, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे सरल एल्काइन जो होता है एथाइन है, और एथाइन का सामान्य सूत्र ये है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और लास्ट जो है इसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दो तो हो गया, एक संतृप्त, असंतृप्त, और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये बेंजीन क्या है? सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एक ही है, तो इसको याद करें। इसकी संरचना कैसी होती है? तो वलय होती है, और इसका सूत्र क्या होता है? C6H6 बेंजीन का, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई साहब? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ये भी आपको नोट कर लेना है, जो भी बताया जा रहा है। अगर बात करें 133 में कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया था। ओके, आगे बढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्म ग्लैसिप्टेक्टिक की होती है। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब किया था? तो 1838 से 39, ये आप नोट कर लीजिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन स्वान 1838 से 39, राइट, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें 134 नंबर पे, 134 पे दे रखा है जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है, तो ये कितना होता है? तो ये होता है 81:19। तो ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। बाकी चले तो जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जो होता है किससे से भरा होता है? तो जल से होता है, जल का होता है कितना परसेंट? 80%।
चलिए 135 पे आ गए हैं। और कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। तो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है? तो कोशिका द्रव रहता है। अगर बात करें राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा राइबोसोम को। चलिए एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तरकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने आपको समझ में ना आए मेरे ख्याल से, सेंट्रियोल कहते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें यहाँ पे ओजोन का आणविक द्रव्यमान, तो ये आपको नोट कर लेना है। आणविक द्रव्यमान एक कहिएगा, आपको नहीं आएगा तो आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप ये नोट कर लीजिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्रव्यमान कैसे, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कैंसर के उपचार के लिए किस तत्व के आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो होता है कोबाल्ट का, राइट। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना स्टार इस पर लगाइए उतना इस पर कम है, राइट। तो ये आपको VVIP है। चलिए 140 पे आ गए हैं। एक अवतल दर्पण के एक वक्रता केंद्र में एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब होगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसा होगा भाई साहब? तो वास्तविक और समान आकार का होगा। ओके, चलिए 141 पे किसी पिंड पर कार्य करने वाले त्वरण गुरुत्वाकर्षण गुण के कारण किसी पिंड पर लगाए गए बल को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अगर ऐसे ऑप्शन में देते तो 100% बच्चे इसका आंसर गलत देते, राइट। तो बाकी आप नोट कर लीजिए। चलिए 142 पे और दे रखा है किसका सौर सेल बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? प्लेटिनम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है सौर सेल बनाने में, आप नोट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे चलिए धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है? तो परिवर्ती प्रतिरोध का धारा नियंत्रक दूसरा नाम है। धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है? तो परिवर्ती प्रतिरोध का ही दूसरा नाम क्या है? धारा नियंत्रक है। अगर बात करें 144 में चंद्रमा की कलाएँ होती है, कैसी होती है? तो हम चंद्रमा का केवल एक भाग ही देखते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर परिवर्तित करता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे अब देखेंगे श्रृंखलन के गुण सबसे आसानी से प्रबल होता है, तो कब होता है? आसानी से प्रबल होता है कार्बन, राइट। श्रृंखलन का गुण सबसे आसानी से प्रबल होता है कार्बन, ये आपको नोट कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये आप फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, बाकी यहाँ पे आइए देखते हैं 146 पे आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहा जाता है। तो वो समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है। किसमें? 281 वाले तत्वों को कहा जाता है समूह 1 वाले, राइट। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है SO2। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड क्या है? SO2 है। अगर बात करें यहाँ पे 148 की, तो जल में ध्वनि की गति वायु में ध्वनि की गति से अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। जल में ध्वनि की गति जो होती है वायु में ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगर बात करें संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है, तो गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी दूर की वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ जाता है। ओके, तो ये हमारा 150 कंप्लीट हुआ। बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में हम पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे 500। तो बताइए किस दिन आप तैयार हैं 500 कंप्लीट करने के? और सेशन कैसा लगा बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और किसी को कंप्लीट PDF चाहिए 500 का, तो उसको 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। सो आप 7563830146 पे अगर पैसा है, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ से नोट कीजिए, आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। आप नोट करिएगा, याद हो जाएगा, इसमें देखिएगा, नोट कीजिएगा, याद हो जाएगा क्लास में वही। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि उसमें हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा, तो ही जाके आगे बेहतर कुछ हो पाएगा आपके लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।